नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हम अध्याय 4 को शुरू कर चुके थे जिसका कि नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय में अब तक हमने 6 भागों का अध्ययन किया, जहां हमने ये समझ बनाई कि वैश्वीकरण होता क्या है। इसको लेकर के हमने ये भी देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण को लेकर के क्या रोल है। जब हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की थी तो हमने वहाँ देखा था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना व्यापार करती हैं उसके कई सारे तरीके हमें देखने को मिले। जैसे जो स्थानीय कंपनियां हैं, या तो वो उन्हें टेक ओवर करके कार्य करती हैं या फिर उन्हें ऑर्डर दे करके अपना व्यापार स्टेबल करती हैं। ये चीज़ें हमने देख ली थी। साथ ही साथ हमने बात की थी एक महत्वपूर्ण मुद्दे कि वैश्वीकरण को लागू करने के लिए या वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिनमें हमने विश्व व्यापार संगठन के ऊपर विस्तार से समझ बनाई थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कैसे जो विश्व व्यापार संगठन है उसके द्वारा बनाए गए जो व्यापार को मुक्त करने के लिए, यानी हम कहें उदारीकरण के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनका पालन कैसे विकसित देश नहीं कर रहे हैं और कैसे इसका दुष्प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है। जहां हमने खाद्यान्न को लेकर के या कृषि को यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को लेकर के हमारा कपास वाला एग्जाम्पल देखा था, अमेरिकी कृषि को और भारतीय कृषि को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके। इन सब बातों को देखने के बाद में हमें एक चीज़ तो समझ में आती है बच्चों कि जो वैश्वीकरण है उसे लागू तो किया जाना चाहिए, उदारीकरण को लागू तो करना है, परंतु उसके लिए एक न्यायपूर्वक संस्थान होना बहुत ही जरूरी है। तो आज का जो हमारा भाग है यानी पार्ट 7, उसमें हम ये जानेंगे कि जो न्याय संगत वैश्वीकरण है उसके लिए कौन कौन से संघर्ष किए गए, ये संघर्ष क्यों किए जाते हैं, इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब पर हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो इस संघर्ष को समझने के लिए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू एक श्रमिक का जीवन, अगर वैश्वीकरण को हम आधार नहीं बना रहे हैं, लचीलापन ले रहे हैं, तो हमें उस श्रमिक के जीवन को या उसकी जो आर्थिक दशा है उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से संशोधन करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। भाई, प्रतिस्पर्धा जहां होगी वहां अनिश्चित रोजगार शब्द का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो हमारा यहां हेडिंग से निकलता है। तो देखो बच्चों, प्रतिस्पर्धा है क्या चीज? जब एक ही उत्पाद को बनाने के लिए जो अनेक अलग अलग प्रकार के उत्पादक हैं वो क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई, साबुन बनाने वाली 10 कंपनियों 10 ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, उनमें हमेशा क्या रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। भाई, हमारा ज़्यादा सेल आउट हो, हमारा ब्रांड ज़्यादा स्टेबल हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, गुणवत्ता को अच्छा बनाते हैं, लागत कम करते हैं। भाई देखो, अगर आप गुणवत्ता अच्छी नहीं बनाओगे तो लागत कम तो हो जाएगी, पर आपका जो ब्रांड है वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। तो क्या करना होगा, गुणवत्ता तो अच्छी बनानी ही होगी। लागत कम करने के कई सारे तरीके। कच्चा माल, भाई वो तो हम कैसे भी करें, भाई 10 रुपए का अगर कच्चा माल लग रहा है किसी थिंग को बनाने के लिए तो वो 10 रुपए का ही लगेगा, 9 रुपए का हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद में जो मूल चीज है वो है हमारा श्रम, जो मानवीय श्रम है, चाहे वो कुशल श्रमिक हो चाहे अकुशल श्रमिक हो, इनमें हम कटौती कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, अपितु जो श्रम है उसमें कटौती करना शुरू कर दिया जाता है। तो जब श्रम में कटौती होगी तो क्या होगा, चाहे हमारा संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, दोनों में क्या होगा, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, श्रम कानून है, उसकी अवहेलना की ही जाएगी। तभी हम कहेंगे कि लागत में कटौती की जा सकती है। भाई, एक श्रमिक ने 6 घंटे वर्क किया, आपको उसको पर घंटे के 600 मतलब 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए पे करने हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर आप श्रम कानून को मानते हैं तो आपको 600 देने होंगे, अगर आप इन श्रम कानून की अवहेलना करते हैं तो आप उसमें कटौती करने की कोशिश करेंगे। और उस कटौती का प्रभाव 2 जगह पड़ता है बच्चों। एक तो जो वस्तु की या उत्पाद की लागत है उस पर वो कम होगी, दूसरा प्रभाव पड़ता है श्रमिक के जीवन और रोजगार पर। जो उसका जीवन यापन का तरीका है, उसका रोजगार है, वो अनिश्चित सा हो जाता है। कंपनियों ने, हमने ये देखा था कि सरकार ने लचीलापन अपनाते हुए जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए अपने कानूनों में, अपने जो नियम कायदे कानून हैं उनमें कुछ बदलाव किए हैं, उन्हें अधिक लचीला बनाया है, अधिक उदार बनाया है। परंतु कंपनियां ये कहती है, निवेशक ये कहते हैं कि भाई हमें और लचीलापन
चाहिए। यहां तक कि हमने ये देखा था कि असंगठित क्षेत्र की तरह संगठित क्षेत्र में भी जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उन्हें तब तक कार्य पर रखा जाता है जब तक कार्य की अधिकता होती है, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए या हम कहें कि एक छोटे से समय के लिए उन्हें काम पर रखा जाता है। यह संगठित क्षेत्र में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नियमों को लचीला बनाया गया है, जिसका दुष्प्रभाव केवल और केवल श्रमिक के जीवन और उसके रोजगार पर पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। लाइन है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्यों किया है इसको हमने डिटेल में समझ लिया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं कि भाई मैं आपको स्थायी रोजगार नहीं दूंगा, चाहे आप संगठित क्षेत्र में बिलोंग करें चाहे आप असंगठित क्षेत्र से बिलोंग करें, हम आपको जब तक आवश्यकता होगी तब तक ही हम रोजगार देंगे। आवश्यकता किसकी? नियोक्ता की। ठीक है, श्रमिक की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। नियोक्ता के ऊपर वर्क का लोड आ गया, भाई हमें ज्यादा श्रमिक चाहिए, हम एक्स्ट्रा श्रमिक एडजस्ट करेंगे, जैसे काम खत्म हुआ चलो भाई आप अपने घर चले जाओ। तो इस बीच में हम ये देखते हैं जो श्रमिक है उसके जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है इस नीति ने। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जहां हम ये देखते थे निर्धारित घंटे हैं संगठित क्षेत्र में, उन्हें हर प्रकार के अवकाशों का उपभोग करने को मिलता है, उन्हें कई तरह के सवैतनिक अवकाश मिलते हैं, उन्हें हम देखते हैं कई सारे फंड्स मिलते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी होती है, उनके रोजगार की गारंटी होती है। ये सब चीजें अब निश्चित नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार क्या होता जा रहा है भाई? अनिश्चित होता जा रहा है। यहां से प्रश्न उठ करके आता है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार में आपस में क्या संबंध है? टिप्पणी लिखिए। तो हमारा आंसर एज इट इज होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को देख करके बातें करते हैं। देखिए, कपड़ा श्रमिक, हम एक कपड़ा श्रमिक को ले रहे हैं जो दिल्ली की निवासी है और उसका नाम है सुशीला। हम उसके जीवन को देखते हैं, उसके वर्क प्लेसेस पे जाते हैं और ये देखते हैं कि उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस प्रतिस्पर्धा के कारण। तो देखिए, 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। एक छोटी सी अवधि नहीं है भाई, कई वर्षों तक उसने कंटिन्यू वहां काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। तो ये स्थायी श्रमिक वही चीज है बच्चों संगठित क्षेत्र वाली। संगठित क्षेत्र में ये सारे लाभ श्रमिकों को मिलते हैं श्रम कानून के अकॉर्डिंग। वहां हमने बात भी कर ली थी इसके ऊपर, हमारे जो हमारा द्वितीय चैप्टर था, दूसरा अध्याय था, वहां पर इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहां पे हम देख रहे हैं जब वो स्थायी श्रमिक के रूप में थी तो उसे सारे लाभ मिल रहे थे। अब क्या होने वाला था? जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। अब आप ये देखिए, 1990 में जब के दशक के अंत की कुछ वर्षों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे फैक्ट्री के बंद हो जाने के बाद में 6 माह तक उसको स्ट्रगल करना हो रहा और उसे फिर रोजगार भी मिला। तो वो कहाँ मिला है? घर से काफी दूर। समस्याएं हम यहाँ देख रहे हैं। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि उसे अब जो वेतन मिल रहा होगा वो पहले की तुलना में कैसा मिल रहा होगा? आधा मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा, क्योंकि वहां पर उसे कई सारे लाभ मिल रहे थे, चाहे वो भविष्य निधि हो, कर्मचारी फंड हो, या फिर हम कहें अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी मिल रही हो। ये सारे लाभ अब यहाँ नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि यह एक अस्थायी श्रमिक के रूप में यहाँ कार्य कर रही है। बच्चों, इसके बाद की स्थिति देखिए, वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम को 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना, यानी सवेतनिक अवकाश जैसा लाभ उसे यहां पर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो यहां पर एक अस्थायी श्रमिक है। इसके बाद में उसे अब कोई अन्य लाभ भी नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को
काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। यानी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो अपने घर के पास वाली फैक्ट्रियों में काम क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्डर है वो कम मात्रा में आ रहा है और उसे वेतन भी कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है। यहाँ एक श्रमिक की मजदूरी के ऊपर हम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों इसके बाद में देखते हैं, अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। याद कर लो, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार के तरीके को जब पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की थी कि व्यापार करने का जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तरीका है वो दो तरीके मेजर है। चाहे हमारा परक फूड्स वाला एग्जाम्पल याद आया आपको कि भाई कैसे कंपनी ने स्थानीय कंपनी को टेक ओवर किया, अपने ब्रांड को स्टेबल किया और उसे एक जमाया बिजनेस मिला है। यानी हम ये कह सकते हैं उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस निवेश किया और मालिक बन गए। दूसरा तरीका ये है जो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं स्थानीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। तो इसका क्या हो सकता है, इसका हम एग्जांपल देखें या ये देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो ये कंपनियां, स्थानीय कंपनियां अतिरिक्त श्रम को एडजस्ट करेंगी, अतिरिक्त मजदूरों को अपने यहाँ नियुक्त करेंगी और जैसे ही ऑर्डर पूरा होता है उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का हम ये कह पा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है उसके कारण जो रोजगार है वो अनिश्चित हो जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, आपको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, भाई आपके प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो उसकी सप्लाई करने के लिए आपको अतिरिक्त श्रम चाहिए, आप अतिरिक्त रोजगार सृजन करेंगे। जैसे ही आपकी सप्लाई कम हुई, डिमांड घटती है, आप अतिरिक्त श्रम को वहां से हटाना शुरू कर देंगे। तो ये एक स्थिति होगी हमारी अनिश्चित रोजगार की। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं और ये खोज ही परिणाम होती है हमारे अस्थायी श्रमिक का। क्यों होता है? क्योंकि उसको कम वेतन देना पड़ता है। कंपनियां क्या करेंगी, अस्थायी श्रमिकों को रखना ज्यादा पसंद करेंगी। हम ये देख रहे थे कि जो संगठित क्षेत्र है वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के रूप में ही काम करते हैं। कई सारे नियम कायदे कानून वो नहीं मानते हैं। तो यहां भी हम ये देखेंगे कि भाई जैसे जैसे लागत कम करेंगे आप किसी प्रोडक्शन की, किसी प्रोडक्ट की, तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर मानो जैसे साबुन बनाने वाली 10 स्थानीय कंपनियां हैं और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां आती है और उसे लगता है कि इन 10 में से एक कंपनी ऐसी है जिसकी लागत सबसे कम आ रही है, गुणवत्ता सेम है, गुणवत्ता भी तो चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट कहां जाएगा, विश्व स्तर पर जाएगा, तो उसकी गुणवत्ता भी सेम है सबसे, पर उसकी लागत कम आ रही है। अब लागत कम करने का एक ही तरीका है, मानवीय श्रम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कटौती कर लीजिए। उसके अलावा आप कैसे भी लागत कम नहीं कर सकते अगर आपने गुणवत्ता स्टेबल की है तो। बाकी तो गुणवत्ता घटाते जाओ और लागत कम करते जाओ। पर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो सस्ते वस्तुओं को तलाश करती हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे श्रमिकों के रोजगार पर। यानी कंपनियां क्या करेंगी, स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगी। अब उन्हें चाहिए ऐसे अस्थायी श्रमिक जो कार्य रहे तब तक अपना काम करें और जैसे हमारे ऑर्डर्स कम हो वो अपने घर चले जाएं। यानी हम उतना ही पे करें जितना उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे की स्थिति देख लेते हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। आ गई ना वही बात कि भाई हम किसी भी चीज में आप कटौती नहीं कर सकते। आपने 1000 रुपए की मशीन प्रोडक्शन के लिए खरीदी, मशीन 1000 रुपए की आनी है। आप बिजली का जो बिल दे रहे हैं वो सब वैसे ही लगेंगे, कच्चा माल जितने का लग रहा है वो सेम लगेगा। अगर आप गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता एज इट इज रख रहे हैं, तो आप इन चीजों में कटौती नहीं कर सकते। अब बचा क्या, बचा हमारा श्रम लागत, उसे आप कटौती करेंगे तो उसके लिए उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ने वाला है, हमारे श्रमिकों पर पड़ने वाला है। तो बच्चों यहां हम कह सकते हैं जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े। यानी जितना काम उतने दाम हम देंगे आपको, उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे। तो ये स्थिति कौन सी होती है, ये होती है हमारी अस्थायी रोजगार वाली स्थिति। ठीक है, आगे देखिए, श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। यानी हम ये देख पाते हैं, इतना ज्यादा हम डिटेल में जाना ही नहीं है, हम 2 लाइन में इस बात को खत्म करें कि एक तो रोजगार की अनिश्चितता हो गई, कार्य के घंटे हैं
वो निर्धारित नहीं है, श्रम के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, अन्य कोई सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें हम यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो अब देखिए मजदूरी काफी कम होगी, जाहिर सी बात है, श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, और अतिरिक्त समय में भी अगर वो कार्य करते हैं तो उन्हें उसी प्रकार से रेट मिलती है, उसी प्रकार की दर से भुगतान किया जाता है जैसी उन्हें मतलब कंटिन्यू दी जा रही है। बच्चों इसके अलावा देखिए वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है। सबसे बड़ा फायदा किसका है भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। क्यों है समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा समझ सकते हैं। दो बिल्लियां जब लड़ती हैं तो बंदर को तो फायदा होना ही होना है। यानी जब दो स्थानीय कंपनियां अपने सेम प्रोडक्ट को लेकर के प्रतिस्पर्धा करती हैं तो उसका पहला फायदा पहुंचता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो वहां निवेश करने वाली हैं। वो ये देखती है किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्रोडक्ट तुलनात्मक रूप में हमें सस्ता पड़ रहा है, लागत कम आ रही है, उस प्रोडक्ट को वो चूज करती हैं। यहां पे अगला फायदा पहुंचता है हमारे उपभोक्ता को, उसे मिलना उसी रेट में प्रोडक्ट है भाई, 10 रुपए का साबुन 10 रुपए में ही मिलना है, पर यहां पे उसके सामने कुछ वेराइटीज हो जाती हैं, कुछ ब्रांड्स उसके सामने आकर के रुक जाते हैं कि भाई मैं इनमें से चूज कर सकता हूं कौन सा वाला बढ़िया है। तो ये चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे नुकसान श्रमिकों का सर्वाधिक होता है। कच्चा माल सेम रेट में आ रहा है और मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो सेम रेट में लगेंगी, बिजली लगेगी सेम, कारखानों में जो भी खर्चे होंगे सेम होंगे, पर यहाँ पे जो नुकसान देखने को मिलता है वो मिलता है हमें हमारे श्रमिकों का। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई। अनेक क्या, मैं तो ये कहूँ हर सेक्टर में आज हम ये देख सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने ये देखा था कि कैसे संगठित और असंगठित में डिवाइड होने के बाद में इन संगठनों में हम ये देख रहे थे कि जो संगठित क्षेत्र है वो भी अधिकतम क्या कर रहा है, आज असंगठित की तरह कार्य करना पसंद करता है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। वही बात आ गई कि आजकल हमें यह लगता है कि जो लिमिटेड कंपनीज भी हैं वो भी कैसे काम कर रही हैं, भाई हम तो असंगठित क्षेत्र की तरह ही काम करना पसंद करेंगे, ना किसी को कहें कि कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं श्रमिकों को। ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। बच्चों संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। तो ये एग्जाम्पल हमें ये मैसेज दे रहा था कि कैसे श्रमिकों की जो स्थिति है वो प्रतिस्पर्धा के कारण आज बिगड़ती ही जा रही है। और इस प्रतिस्पर्धा या हम कहें वैश्वीकरण का जो या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इन्वॉल्व होने का जो सबसे बड़ा फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर सामने आया है वो है श्रमिकों की स्थिति का। तो ये हमारा टॉपिक था जिस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों पर विचार किया जाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न निकल करके आता है, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है। यानी इन तीनों पे हमें इसका प्रभाव देखना है। भाई श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ा और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। माइंड में सीधी सीधी बात आई, भाई इनके तो प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इन्हें तो लाभ ही लाभ है। जैसे प्रतिस्पर्धा होगी, ये जहां सस्ता मिलेगा वस्तु वहां से ये परचेज करेंगे, वहां निवेश करेंगे, तो इन्हें तो लाभ ही लाभ है। हम बात करें भारतीय निर्यातकों की तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं भाई। या तो इनके पास में हम ये कह सकते हैं जिन्हें ऑर्डर मिल रहा है उनके ब्रांड्स स्टेबल हो रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं और साथ ही साथ हम ये कहें वो समृद्ध हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के रूप से। या हम ये कहें प्रतिस्पर्धा करने के कारण जो ये कंपनियां हैं इनका जो प्रॉफिट है वो घटते जा रहा है धीरे धीरे, ये भी हम कह सकते हैं। और रही बात हमारे श्रमिकों की, तो श्रमिकों का तो सीधा सीधा आंसर होगा कि भाई इनको जो रोजगार का अतिरिक्त रोजगार था वो नष्ट हो रहा है, इनको काम के अनुसार दाम नहीं मिल पा रहा है और इन्हें अस्थायी रोजगार मिल रहा है, या हम ये कहें ये असंगठित क्षेत्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए कपड़ा उद्योग के मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों को नुकसान हो रहा है, उनके काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और वेतन कम कर दिया जाता है, उनका रोजगार नियमित से अनियमित में परिवर्तित
हो जाता है। लघु और कुटीर उद्योगों में कमी के कारण कई मजदूर बेरोजगार हो गए। तो ये प्रभाव था प्रतिस्पर्धा का हमारे कपड़ा उद्योग में लगे हुए मजदूरों पर। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय जो निर्यातक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय निर्यातक लाभ में है। हमने पहली स्थिति की बात कर ली है कैसे, लेकिन वे कम लागत पर उत्पादन करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वे कुशल श्रमिकों को वहन नहीं कर सकते। लाभ में तो ऐसे है बच्चों की, एक तो हमें एक स्थानीय ऑर्डर मिलता है, यानी हम एक छोटे से एरियाज में अपनी सप्लाई करते हैं। जैसे परख फूड्स था, अगर जब करगिल फूड्स ने उसे टेक ओवर किया तो हम ये देख पा रहे थे कि उसके जो ब्रांड्स या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं विश्व स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो हम ये समझ पाएंगे कि जो निर्यातक हैं उनको तो लाभ होगा, उन्हें तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, परंतु वो ये कर रहे हैं कि वो लागत कम करने के लिए अब कुशल श्रमिकों के स्थान पर वो अकुशल श्रमिकों को उपयोग में ले रहे हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उन्हें तो क्या होगा, कम कीमत पे प्रोडक्ट मिलेंगे, उन्हें तो चौतरफा लाभ ही लाभ होने वाला है। तो ये तीनों पर हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमारा टॉपिक लेते हैं जो है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। भाई वैश्वीकरण तो हो गया, पर ये कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या संघर्ष किए जाने चाहिए, संघर्ष कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हम स्टेबल कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। भाई जो श्रमिक वर्ग था वो इससे अछूता रहा, उसे लाभ होने की बजाय हम ये देखते हैं नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। सुशीला वाला एग्जाम्पल हमारे माइंड में स्टेबल है, ठीक है। तो ये सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रश्न हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो, यानी अमीर से लेकर के गरीब तक, मालिक से लेकर के श्रमिक तक, सभी को इस वैश्वीकरण का लाभ पहुंचे। ऐसा होगा तभी हम कहेंगे कि वैश्वीकरण कैसा वर्क कर रहा है, भाई न्याय संगत वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। यानी सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसे रूल्स क्रिएट करने चाहिए कि जो वैश्वीकरण है उसका लाभ कुछ लोगों को या कुछ विशेष वर्गों को ही नहीं अपितु देश के सभी लोगों को मिल सके, चाहे वो उपभोक्ता हो, स्थानीय उत्पादक हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे बाहर से निवेश करने वाले निवेशकों, सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। तभी हम कहेंगे कि हमारा वैश्वीकरण कार्य कर रहा है। कैसे? न्याय संगत तरीके से। अब देखिए, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। तो भाई संगठित क्षेत्र की तो बात हमने कर ली थी, संगठित क्षेत्र तो ये फॉलो भी कर रहे हैं, पर हम बात करें असंगठित क्षेत्र की तो उन्हें कैसे फॉलो किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में हम देखते हैं कई सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, असंगठित क्षेत्र तो घर में भी हम स्टेबल कर सकते हैं। तो इन सब का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने होंगे, कुछ नियम कायदे लगाने होंगे, तभी जाके इन सब का ऑब्जर्वेशन हो सकता है और जो श्रमिक कानून है उसका उचित क्रियान्वयन हो सकता है। बच्चों, यह भी जरूरी है कि यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। और इसका एक एग्जाम्पल है बिजली। आप देखते होंगे लघु और कुटीर उद्योगों को जो बिजली उपलब्ध करवाई जाती है वो लागत से भी कम दाम पर सरकार उपलब्ध कराती है। तो हमने जब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र पे चर्चा की थी तो वहां ये देखा था कि बिजली, सड़क जैसे जो मोटोज हैं या जो मैन उत्पाद बोल सकते हैं वो हैं, तो इनका निर्वहन सरकार द्वारा क्यों किया जाता है। निजी क्षेत्र के इनमें आगे क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। ये लंबे समय का इन्वेस्ट है जिसका रिटर्न हमें लंबे समय के बाद मिलता है। और जो निजी क्षेत्र होंगे उनका मेन मोटो होता है लाभ कमाना, जबकि सरकार का मोटो है समाज कल्याण। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे जो छोटे उत्पादक हैं उनको कार्य निष्पादन में सरकार अपनी मदद दे सकती है। और वो कब तक उन्हें मदद देनी है? जब तक कि वो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार न हो जाए।
भाई आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं, आप उन्हें सस्ते दरों पे लोन्स अवेलेबल करा रहे हैं, आप उन्हें सस्ते दरों पर जो मूलभूत आधार हैं उद्योग के लिए वो उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ये सब उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो छोटे उत्पादक हैं वो भी इस प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे। अगर उन्हें सब्सिडीज मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने जो श्रम है उसमें कुशल श्रम का प्रयोग करेंगे, श्रम कानून के नियमों का पालन करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जब मिला जुला रूप हम देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि जो वैश्वीकरण है वो कैसा लागू हो रहा है भाई, न्याय संगत लागू हो रहा है। इसके साथ ये देखिए, यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग भी कर सकती है। जैसा कि हमने बात की थी वर्ष 1950 से लेकर के वर्ष 1960 की बात की थी, इस दशक में हमने देखा था आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ एक वस्तुओं को छोड़ दिया गया था, जैसे कि अपना उर्वरक हुआ, ठीक है, या फिर हम बात करें मशीनरी हुई, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध, और पेट्रोलियम उत्पाद हुआ, इन पे प्रतिबंध नहीं था 1950 और 1960 के दशक की हम बात करें तो। बाकी सभी चीज़ों पर आयात पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था गवर्नमेंट ने। तो उस चीज को क्या कहा गया था, उसे कहा गया था व्यापार अवरोधक। तो अगर सरकार को यह लगता है कि मुझे मेरे स्थानीय उत्पादकों को मूव कराने के लिए, वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए अवरोधक लगाने हैं, व्यापार पर हो चाहे निवेश पे हो, तो मैं अवरोधकों का उपयोग कर सकती हूं, जिससे कि जो न्याय संगत वैश्वीकरण है उसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। और विश्व व्यापार संगठन को तो आप छोड़ ही दीजिए भाई, ये स्टेबल तो हो गया, ये व्यापार का ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है, ये अवरोधक को हटाने का कार्य भी कर रहा है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उदारीकरण के लिए काम भी कर रहा है। पर इसके जो नियम कायदे कानून हैं उन्हें विकसित देश तो मानते ही कहाँ हैं। विकसित देशों में जैसे आप देख लीजिए, अमेरिका का कपास की खेती को लेकर के जो कृषि संघर्ष था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है, हम ये कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन की तो कोई सुन रहा ही नहीं। तो हम ये कह पाएंगे कि इसको और न्याय संगत बनाना है तो अपने नियमों में सुधार करना होगा WTO को, और ये कोशिश करनी होगी कि जो वैश्वीकरण है उसको हमें ऐसे लागू करें कि इसका लाभ सभी को मिल पाए। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। यानी कि जैसा अगर वो कृषि संघर्ष की बात हम कर लें, कपास कृषि संघर्ष की, तो भारत जैसे देशों के साथ जो अन्य विकासशील देश हैं वो खड़े हो जाएं, स्टैंड करें, और विकसित देशों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के सामने अपना प्रस्ताव रखें कि भाई जब आप न्याय संगत वैश्वीकरण की बात कर रहे हो तो रूल एंड रेगुलेशंस इतने डिफरेंस क्यों हैं। एक तरफ आप हमें कहते हो कि हम हमारे कृषकों को कोई एडवांस मनी नहीं देंगे, कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकते, हम किसी प्रकार का व्यापार अवरोधक नहीं लगा सकते, और दूसरी तरफ आप ये देखते हो कि अमेरिका जैसे विकसित देश अपने जो कपास की खेती करने वाले जो कृषक हैं उन्हें एडवांस में मनी उपलब्ध करा रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी लागत से भी कम दाम पर अपनी कपास को बेच देते हैं, और हमारे देश में उत्पन्न कपास उसकी तुलना में स्टेबल नहीं रह पाती। तो इन सब चीज़ों के विरुद्ध हमें जो एक संगठन बना करके विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के जो नियम विरुद्ध वर्चस्व हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बच्चों साथ ही साथ देखिए, विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को प्रभावित किया है भाई साहब। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, ऐसे अभियान निकाले गए जिनके द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन को लेकर के जो विकसित देश थे, जो मजाक बना रखा था, हम सरल शब्दों में कहें, या उसके नियम कायदों को खेल बना रखा था, उनके विरुद्ध कई सारे आंदोलन भी किए गए हैं। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी ना केवल सरकार अपितु जनता भी अपने कर्तव्यों को समझे और न्याय संगत वैश्वीकरण को लागू करने के लिए, इसे प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा था कि कैसे प्रतिस्पर्धा के कारण रोजगार में अनिश्चितता आती है, कैसे संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो न्याय संगत वैश्वीकरण है उसको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, चाहे वो WTO के द्वारा हो, चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन बना करके हो, चाहे विकासशील देश अपना संगठन बना करके करें, चाहे सरकार अपनी नीतियों में सुधार करके करे, चाहे व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा दे करके किया जाए, या फिर सबसे महत्वपूर्ण जनता अपने कर्तव्यों को समझे और इसके विरुद्ध
अभियान, हम के आंदोलन या संगठनों का निर्माण करके न्याय संगत वैश्वीकरण को प्रभावी बनाए। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे हम न्याय संगत वैश्वीकरण को लागू कर सकते हैं और जिसका कि परिणाम एक ही होगा कि वैश्वीकरण का जो लाभ है वो एक धनी वर्ग से लेकर के एक श्रमिक वर्ग तक सभी तक पहुंचेगा। तभी हम कह पाएंगे कि वैश्वीकरण बहुत ही लाभदायक स्थिति है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने वैश्वीकरण को लेकर के और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे कैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है, जीडीपी को ये कैसे बूम करा सकता है, कैसे इसने श्रमिकों की स्थिति को खराब किया है, इन सब टॉपिकों पर विस्तार से समझ बना ली थी। अगली कक्षा में मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के हमारे अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तो प्यारे बच्चों तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।